ऑफ हिल्स सैपरेट्स कश्मीर फ्रॉम पंजाब। पंजाब ते कश्मीर दे विच किहड़ी हिमालयन रेंज आउंदी है, किहड़ी रेंज आउंदी है, उसनूं जानना जरूरी हो जाता है साडे वास्ते, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जिहड़े सीगे हुण आउण दी उम्मीद कर सकते हैं आपां। और आपां देखिए ऑप्शन करिए धौलाधार, पांगी, शिवालिक, कराकोरम, ठीक है। तो इन्हां दा साडी की पोजीशन की बनती है वो पता होनी चाहिए है। इसका जवाब तो है पांगी हिल्स। जिहड़ी पांगी हिल्स हैगी है और उन्होंने पीर पंजाल भी रेंज भी कहा जाता है। सो इनू की कहा जाता है, इनू पीर पंजाल रेंज भी कहा जाता है, पीर पंजाल रेंज भी कहा जाता है। और दिस इज जदों आपां जम्मू तो अगे निकलते हैं, जम्मू तो अगे निकलते हैं तो फिर रस्ते टनल आती है, और टनल कि रेंज निकलती है ये पीर पंजाल रेंज है जी कि निकल के आप अगे जाते हैं और अगे कश्मीर आता अपना है। धौलाधार जी सी अपनी ये कांगड़े तो अगले पासे धर्मशाला वो वाली रेंज हैगी है जी कि हिमालयन की रेंज हैगी है। शिवालिक्स तो जी अपने नीचे अपने आप कह सकते चंडीगढ़ तो लैके अपनी जी नीचे वाली शिमला हिल्स वाली हैगियां ने ये वाली रेंज हो गई जी कि लोअर हिमालयस आ गया थोड़ा ये। तो ये तो थोड़ी आ वाली हो गई है और ये थोड़ी कांगड़े के नाल हो गया। पांगी हिल्स जी है थोड़ियाँ ये तकरीबन जो चंबा तो लैके थोड़ा ये थोड़ी अगे रेंज जी जाती है उन्होंने पांगी हिल्स कहते हैं, और कश्मीर तो जो पंजाब वाले इलाके को अलग करते हैं। कराकोरम जी सी रेंज हैगी है। सो ये बेसिकली आप देखते हैं कि जो चीन वाली साइड के उत्ते जोड़ा कि एक पासे चीन रह जाता है तो एक पासे इंडिया रह जाता है। कराकोरम इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, ये कराकोरम इंडिया का पार्ट है। और असीं देखते हैं कि कुछ जो चाइनीज़ जो थोड़े बहुत जिमें उन्होंने कुछ हिस्से के उत्ते अपना नजायज़ कब्जा किया हुआ, दैट इज़ अनदर पार्ट ऑफ इट। बट कराकोरम जी रेंज हैगी है ये बेसिकली जी सी इत्थे जी रेंज पैंदी है, इनू कराकोरम रेंज कहा जाता है। तो इस तरीके सानू जोग्राफी जो पार्ट है वह भी सानू बहुत क्लीयर होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जोड़े एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। डैश वॉलंटरीली एबडिकेटेड इन 1451 एंड हैंडेड ओवर थ्रोन ऑफ इंडिया टू डैश, ठीक है जी 14, क्योंकि हुण मुगल हिस्टरी के उत्ते किते ना किते क्वेश्चन अपने को हैगे ने और ये आउण दी उम्मीद करते हैं। जिवें कि आप देख रहे हैं पिछले पेपर आ रहे हैं और जिवें दा सिलेबस हुण उन्होंने दिता कि आ सिलेबस है। तो दैट मीनस कि जी मुगल टाइम की हिस्टरी हैगी है वो भी सानू पता होनी चाहिए है, सुल्तानेट टाइम की हिस्टरी हैगी वो भी पता होनी चाहिए है। तो 1451 असीं देखते हैं कि किहड़ी सत्ता जी सी उन्हें जो हिंदुस्तान से राज किया। तो ये की आंदा नो ये आंदा कि किने अपना राजपाट छड्ड दिता और किने जो दिल्ली के उत्ते अपना राजपाट जो कायम किया। ऑप्शन साढ़ियाँ कही मुहम्मद शाह एंड बहलोल लोधी, ये बहलोल लोधी होना चाहिए जी इत्थे। अलाउद्दीन अहमद शाह ते बहलोल लोधी, अलाउद्दीन अहमद शाह ते इब्राहिम लोधी, मुहम्मद शाह ते बहलोल लोधी, ठीक है जी। सो इहदा जिहड़ा राइट आंसर है दैट इज अलाउद्दीन अहमद शाह, ठीक है जी। अलाउद्दीन अहमद शाह वॉज द पर्सन, देखो थोड़ी जी अपन चीज़ और पता होनी चाहिए इत्थे 1398 असीं की देखते हैं कि तैमूर ने हिंदुस्तान पर हमला किया, तैमूर ने हिंदुस्तान पर हमला किया, ठीक है जी। और उस वेले तुगलक डायनेस्टी जी सी राज कर रही सी और उन्होंने मुकाबला किया। तुगलक दे मुहम्मद शाह तुगलक जो उन्होंने मुकाबला किया और उन्होंने कोल हाथी भी सीगे, हाथियों के उन्होंने सुंडा के अगे जहर भी लाया हुआ जिहदे नाल लोगों जो जहर नाल जो मार भी सकते थे। पर तैमूर लेन नूं एक गल समझ आ गई कि हाथी जो वो जल्दी पैनिक हो जाता और वह कब्ज अपने कंट्रोल दे विच नहीं रहिंदा। सो उन्हें इस कमजोरी का फायदा उठाया और उस तो बाद जो लड़ाई जित गया और दिल्ली नूं तबाह कर दिता। यह कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की सल्तनत नूं तबाह कर दिता और बेतहाशा जी लुट के लैके गया इतों कि दिल्ली का तो बेपूरा उन्हें कह सकते हैं कि उन्होंने गर्क कर दिता सीगा। तो यह जी तैमूर डायनेस्टी है उस तो बाद वापस चला गया, उन्हें अपना बंदा कोई नहीं रखा है। पर जी तुगलक डायनेस्टी सी इन्हें थोड़े साल तक हो राज किया 1415 तक। पर उस तो बाद मुहम्मद शाह जोड़े और वो जी डायनेस्टी सी दैट इज उन्होंने सैयद डायनेस्टी कहते हैं, उन्होंने कई डायनेस्टी कहते हैं, उन्होंने सैयद डायनेस्टी कहते हैं। उन्हें हिंदुस्तान के उत्ते राज किया और उसका जो आखिरी बादशाह जो दैट वाज अलाउद्दीन अहमद शाह वॉज द लास्ट परसन जिहड़े कि राज किया। पर
ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਬਦਾयूं यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਹੋਏਗਾ। तो अलाउद्दीन अहमद शाह वो अपना राजपाट छड्ड के जिहड़ा सीगा बहलोल लोधी नूं अपना राजपाट सौंप के जिहड़ा सीगा वो बदायूं चला गया सीगा। और बहलोल लोधी ने जिहड़ा सीगा फिर लोधी डायनेस्टी जिहड़ी सीगी वो कायम की 1451 विच। और बहलोल लोधी 1451 तो लैके 1487 तक उन्हें राज किया। फिर उस तो बाद जिहड़ा सीगा असीं देखदे हां कि सिकंदर लोधी आया। सिकंदर लोधी जिहड़ा सीगा उन्हें 1517 तक राज किया। 1517 तो बाद फिर इब्राहिम लोधी आया जिन्हें कि फिर हारिया सीगा। किस तो हारिया सीगा तुसीं जानदे हो, पहली पानीपत की लड़ाई 1526 दे विच। तो इस तरीके नाल तुहानूं जिहड़ा सीगा ये पता होना चाहिए कि दीज आर द क्वेश्चन और हिस्टरी का पता होना चाहिए। डिसेंडेंट्स ऑफ बीबी फातिमा, प्रॉफिट मुहम्मद की बेटी बीबी फातिमा, ठीक है जी। उन्होंने अगे जिहड़े वंश हैगा उन्होंने किस नाम नाल जानिया जाता है? सो ये क्वेश्चन आप पहले कई बार किया होया। उन्होंने की कहते हैं? आप सैयद कहते हैं, क्योंकि सैयद जिहड़े सीगे उस वंश विचों हो गए जिहड़े प्रॉफिट मुहम्मद के वंश विचों हो गए। सो उन्हां दा बहुत आदर ते सत्कार किया जाता है और उन्होंने मन्निया जाता है कि ये बहुत ज्ञानी अपने धर्म दे जिहड़े सीगे बहुत वो सूझवान जिहड़े सीगे लोग ने। सो उन्हां दा बहुत आदर सत्कार भी किया जाता है मुस्लिम समाज दे विच। सो दैट इज़ द अपना ये वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए साढ़े कोल किहड़ा आउंदा है। रिवर रावी डज नॉट फ्लो फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब? पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण। देखो जी ये पठानकोट वाले पासे तो पहला निकलती है। आप देखते कि माधोपुर जिहड़ा सीगा उहदा हैडकुआटर हैगा जिथों कि अपना हाइड्रो पावर लग्या होया है। गुरदासपुर जिहड़ा सीगा उहदी आप देखते हैं कि जिहड़ा गुरुद्वारा साहब है ने अपने डेरा बाबा नानक तरन तारण च पैंदे ने, ये गुरदासपुर वाले इलाके च पैंदे, बटाला दे नाल पैंदे ने उत्थों। और उस तो बाद फिर अमृतसर जिहड़ा सीगा उहदे नेड़े दी लंघदी है ये, पर तरन तारण जिहड़ा सीगा ये नहीं लंघदी। सो इहदा जवाब किहड़ा होया जी साडे कोल? ये तरन तारण जवाब होया। ये तुसीं देख सकते हो जिहड़ा सीगा ये कि रावी दरिया जिहड़ा सीगा इत्थों ये निकलदा है। ये पठानकोट तो निकल के जम्मू कश्मीर तो आंदा, पठानकोट, गुरदासपुर और अमृतसर हुंदा हुंदा ये जिहड़ा सीगा पाकिस्तान निकल जाता है। तरन तारण जिहड़ा सीगा आपां देखिया कि ये इत्थे रह गया है, तो तरन तारण नाल ये टच नहीं करता। वट परसेंट ऑफ पॉपूलेशन पंजाब दे विच हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपूलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट जिहड़ी हैगी है वो पंजाब दे विच हैगी है। ऑल ओवर इंडिया असीं कहंदे कोई तकरीबन 17% है, पर पंजाब दे विच दिस नंबर इज़ 31.94% एज पर 2011 सेंसस। 2011 के सेंसस के मुताबिक कितना है ये 31.94% जी सी पॉपूलेशन जी सी पंजाब की वो SC कैटेगरी में आती है। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सानू पता होने चाहिए ने। सिमिलरली फिर हिस्टरी का क्वेश्चन है कि अकबर की बायोग्राफी किने आईने अकबरी जी सी किने लिखी सी? तो तानसेन म्यूजिशियन सीगा। टोडरमल जिहड़ा सीगा उहदा वजीर सीगा जिन्हें कि लैंड रिफॉर्म जिहड़े लैके आंदे हिंदुस्तान दे विच दे वर ब्रॉट बाय टोडरमल। और फैजी ये भी नहीं सीगा। अबू फजल वॉज द पर्सन जिन्हें कि आईने अकबरी लिखी सीगी। दैट इज़ द बायोग्राफी ऑफ जलालुद्दीन अकबर जिहड़े कि हिंदुस्तान के बादशाह होए। अन्ने घोड़े दा दान एन अवार्ड विनिंग मूवी वॉज बेस्ड ऑन ए नॉवल रिटन बाय। तो एक बहुत मशहूर पिक्चर हुई है अन्ने घोड़े दा दान। और ये जी पिक्चर हैगी है कि राइटर के नावल के उत्ते जी सी बनी हुई है। तो अब यदा जो जवाब हैगा दैट इज़ पता होना चाहिए क्योंकि अवार्ड विनिंग मूवी हैगी है। इस तरह की मूवीज़ घट होंदियां ने। सो ये गुरदयाल सिंह उन्हां दा लिखिया हुआ नावल है अन्ने घोड़े दा दान, जिन्होंने कि होर किहड़े अवार्ड मिले हुए ने? उन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिलिया होया। और इन्हां दा जिहड़ा बहुत मशहूर नावल है एक होर मड़ी दा दीवा, उहदे उत्ते भी पिक्चर बनी हुई है। सो दिस इज़ बाय गुरदयाल सिंह, ठीक है जी। सो जसवंत सिंह कंवल इन्हां दा लहू दी लो बहुत मशहूर नावल है। अवतार सिंह संधू एक पोएट सीगा, वैसे इनू पाश के नाम नाल जानिया जाता है, पाश के नाम नाल जानिया जाता है।
ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜੇ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ। तो गुरदयाल सिंह उन्होंने जो नावल लिखा हुआ है वो उत्ते बेस्ड है मूवी है। हू कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड मोती बाग पैलेस। ओल्ड मोती बाग पैलेस जिहड़ा सीगा ना, ओल्ड मोती बाग पैलेस का मतलब की होया, अज इनू की कहा जाता ओल्ड मोती बाग पैलेस नू? इनू कहा जाता जी NIS, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जिहड़ी सीगी उत्थे बनी हुई है। नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट जिहड़ी कि पुराने मोती बाग दे बनी हुई है। तकरीबन कहा जाता है कि ये 700 कमरे ने, अराउंड 700 रूम्स ने ये। ठीक है जी। सो यह जदों हिंदुस्तान आज़ाद होया तो आज़ाद होने तो बाद उस वेले पटियाला के जो महाराजा सीगे वो सीगे महाराजा यादविंदर सिंह। उन्होंने ये नैशनल ओल्ड मोती बाग पैलेस जिहड़ा सीगा, ये मैनूं याद है कि छोटे होंदे कहंदे हुंदे सी कि ये भारत सरकार नूं 10 लाख रुपए देता। हुण पता नहीं कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुई कि नहीं हुई, पर उस वेले मे बी कि 10 लाख की अमाउंट भी बहुत वड्डी हुंदी होवे। पर इत्थे कोई 700 कमरे जिहड़े सीगे इहदे विच हैगे ने। एंड इफ यू विजिटेड कि बहुत ही आलीशान जिहड़े सीगे पैलेस सीगा, राजा दा पैलेस सीगा। और ये पहला जिहड़ा सीगा शुरू कराया सीगा उन्होंने अमर सिंह उन्होंने, ते पर यह महाराजा भुपिंदर सिंह के टाइम के उत्ते जिहड़ा सीगा यह पूरा होया सीगा। नरेंद्र सिंह के टाइम तो शुरू होया सीगा ते भुपिंदर सिंह के टाइम के उत्ते यह पूरा होया सीगा। और ये बैक साइड ते असीं देखदे शीश महल जिहड़ा सीगा उत्थे है, और उत्थे जिहड़ा सीगा लक्ष्मण झूला भी है, एक लेक भी है उत्थे। उहदे विच म्यूजियम जिहड़े सीगे वो भी बने हुए ने। सो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। पहला कदे एक गल चली सी कि इत्थे डिफेंस यूनिवर्सिटी जिहड़ी सीगी वो खोल दी जाए, पर वो ना नहीं खुल पाई। नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब हैविंग द लोएस्ट अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब की होया कि उहदे विच शहरी आबादी सब तो घट हैगी है। वो किहड़ा ऐसा जिला है पंजाब का? वो जिला है जी तरन तारण। तरन तारण एक ऐसा जिला है जिहदे विच कहा जाता है कोई भी जिहड़ी तहसील हैगी है वो सारे एक आपां कह सकते कि रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है ही नहीं ये कहा जाता है। सो लोएस्ट अर्बनाइजेशन जी हैगी दैट इज इन तरन तारण का एरिया है, जोड़ा कि आप देखा कि अमृतसर के निचले वाले पासे उत्थे पैंदा है। द फोर्ट सिचुएटेड फिलौर। हुण गल किहड़ी हो रही है? ये वंस अगेन हिस्ट्री की हो रही है। वॉज डिजाइनड बाय डैश एंड इज सिचुएटेड अक्रॉस द डैश बॉर्डर सतलुज। सतलुज के किहड़े कंढे दे उत्ते फिलौर दे विच किला बनाया सीगा ते किने बनवाया सीगा? ये गल क्यों हो रही है? क्योंकि जदों 1809 दे विच महाराजा रणजीत सिंह दी ट्रीटी हुई, और ट्रीटी किहदे नाल होई सीगी? वो ईस्ट इंडिया कंपनी दे नाल होई सीगी। और जदों ईस्ट इंडिया कंपनी नाल ट्रीटी हुई सीगी तां सतलुज दे उरले पासे, दैट मीनस टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ सतलुज, ब्रिटिशर्स ने अपनी फौज जिहड़ी सीगी वो खड़ी कीती सीगी। सतलुज दे वैसट वाले पासे आपां कहदे पश्चिम वाले पासे जिहड़ा सीगा उत्थे रणजीत सिंह उन्हां दी फौज जिहड़े सीगे जरनैल सीगे वो भी तैयारियां दे विच सी, जे कल नूं लड़ाई हो जाए तो साडा किला तैयार होना चाहिए। तो उस वेले जिहड़ा किला बनाया सीगा उत्थे वो बनाया सीगा जी दीवान मोहकम चंद ने बनाया सीगा, बट ऑन द वैसटर्न साइड ऑफ सतलुज। ठीक है जी। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये तुसीं देख सकते हो कि फिलौर आप देखिए ये लुधियाना हो गया जीगा, और ये अपना फिलौर है। ठीक है जी, ये फिलौर आ रहा है थोड़ा है कि ये थोड़ी दिस इज फिलौर। ठीक है जी। तो इस तरीके नाल आप देखते हैं कि जिहड़ा सीगा ये आ सतलुज आ रही है, दिस इज सतलुज गोइंग, ये सतलुज है। तो फिलौर जिहड़ा सीगा क्योंकि ये की पै गया थोड़ा जी ये टूवर्ड द राइट साइड ऑफ सतलुज जिहड़ा पै गया है थोड़ा है वैसटर्न साइड के उत्ते हो गया। तो इस तरीके नाल जिहड़ा सीगा इस चीज़ का तुहानूं पता होना चाहिए कि फिलौर कित्थे पैंदा है। फिलौर दे विच अजकल की रेट है जी उत्थे है PAP पंजाब आर्मड पुलिस, उन्हां दा हैडक्वार्टर जिहड़ा सीगा वो फिलौर दे विच है, ट्रेनिंग उन्हां दी उत्थे हुंदी है। At the time of division of Punjab in 1966, Shah Commission decided that Chandigarh should be transferred to Punjab. That is the first option. Should be transferred to Haryana. Should be made a union territory. Should be bifurcated and be divided between Punjab and Haryana in the ratio of 60 to 40.
क्योंकि जदों डिवीजन हुई सी तां एसेट्स की ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਸਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ 60-40 ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 60% ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ 40% ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ यूनियन टैरेटरी डिक्लेयर करके दोनों राजा की राजधानी डिक्लेयर कर दिता गया और यह भी कहा गया कि हरियाणे को 100 करोड़ रुपए दिते जाएंगे और वो अपनी वो एक नवी राजधानी क्रिएट करेंगे। दैट वॉज डिसाइडेड अंडर दैट जोड़ा कि अवार्ड इंदिरा गांधी अवार्ड सीगा, ठीक है, दैट वॉज इंदिरा गांधी अवार्ड। शाह कमीशन जोड़ा सीगा उन्हें कहा सी ये हरियाणे को दे दिता जाना चाहिए। ये भी फिर पता होना चाहिए कि बाद विच पंजाब के लोगों द्वारा चंडीगढ़ को हासिल करने वास्ते बहुत एजिटेशन की गई और जे थानू याद होवे कि 1970 दे विच दर्शन सिंह फेरूमान ने वर्त रखा सीगा, तकरीबन 71 के 73 दिन वो वर्त चलिया तो उस तो बाद उन्होंने मौत भी हो गई सी वर्त के कारण। तो उस वेले फिर मतलब कि यही डिसाइड होया सीगा कि चंडीगढ़ जिहड़ा सी पंजाब नूं दे दिता जाए, पर किसी कारण करके जिहड़ा सीगा वो फिर पूरा वादा पूरा हो नहीं हो सकिया और वो फिर यूनियन टैरेटरी ही रह गया। उस तो बाद फिर दोबारा रहा सीगा एक बार जो 1985 दे विच एक हरचंद सिंह लौंगोवाल ते राजीव गांधी अवार्ड होया सीगा एंड इट वॉज डिसाइडेड कि 25 जुलाई 1985 में एक आपस एग्रीमेंट होया सी कि 26 जनवरी 1986 ਨੂੰ चंडीगढ़ जिहड़ा सीगा वो पंजाब ਨੂੰ ट्रांसफर कर दिता जाएगा और उहदे बदले दे विच कुछ हिंदी स्पीकिंग एरिया जिहड़े ने वो हरियाणे ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। पर अल्टीमेटली जिहड़ा सीगा वो भी ना पंजाब वो एरियाज दे ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ना हरियाणा इस गल दे उत्ते ਮੰਨਿਆ और अल्टीमेटली जिहड़ा सीगा चंडीगढ़ यूनियन टैरेटरी बन के ही रह गया। ये सानू इहदी हिस्टरी का पता होना चाहिए। गोइंदवाल इज सिचुएटेड इन विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। गोइंदवाल किहड़े जिले दे विच पैंदा है? सो आई थिंक तुहानू याद पता ही होएगा ये तरन दे विच पैंदा है, बहुता दस्सण की जरूरत नहीं है। हु वाज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान व्हेन महाराजा रणजीत सिंह टुक कंट्रोल, ठीक है जी, टुक कंट्रोल, ठीक है, वाज नहीं होना चाहिए, टुक कंट्रोल ऑफ लाहौर दरबार इन 1799। 1799 दे विच जदों महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर के उत्ते कब्जा किया तो उस वेले अफगानिस्तान का बादशाह कौन सी? ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अफगानिस्तान पंजाब नू अपना सूबा मानता सी, लाहौर नू अपना सूबा मानता सी, मुल्तान नू अपना सूबा मानता सी, कश्मीर नू अपना सूबा मानता सीगा। ये सारे इलाके जिहड़े सीगे ये अफगानिस्तान का हिस्सा होया करते सीगे। तो इस करके जिहड़ा सीगा ये जानना जरूरी है कि ये इसका वैसे जे देखा जाए तो इस इलाके दे विच इन्ना मिसला ने अपना इन्ना जोर पकड़ लिया सीगा कि किसी की चलती नहीं सीगी और इत्थे अनारकी चलती सीगी। एक पासे आपां ये भी कह सकते हैं कि मुगल दरबार जिहड़ा सीगा वो कहते सी कि जी साडा हिस्सा है, पर उन्हां दी भी कोई नहीं सी चलती और दूजे पासे अफगानिस्तान कहता सी कि साडा हिस्सा है और चलती उन्हां दी भी कोई नहीं सीगी। नाल इहदे फिर मैं तुहानूं कितनी बार दस्सिया कि 1797 दे विच जमन शाह जिहड़ा सीगा ये अहमद शाह अब्दाली दा पोतरा सीगा। ये लाहौर दे विच आया सीगा। हाले रणजीत सिंह जिहड़ा सीगा वो इन्ना ताकतवर नहीं सी होया, लाहौर दे विच आया सीगा और लाहौर जदों पहुंचा तो उत्थे लोकां ने इहदा बहुत स्वागत किया। 3 दिन जिहड़े सी कहंदे दीवे जगाए गए, पर पिछों बगावत हो गई, इहदे भरावां ने बगावत की तो इहनूं वापस जाना पै गया। फिर अपना एक बंदा छड्ड गया सीगा ये इत्थे जिहदा नाम सी शहानची खान सीगा और उहदी लड़ाई फिर जिहड़ी रणजीत सिंह दी फौजां दे नाल होई सीगी, जिहदे विच ये कहा जांदा कि फिर ये रणजीत सिंह दी जित होई सीगी। और उस तो बाद फिर 1798 दे विच दोबारा आया तो काफ़ी देर इत्थे रुकिया भी सीगा, बट वंस अगेन फिर इहदे भरावां ने बगावत की और इहनूं फिर वापस जाना पिया और उस तो बाद जिहड़ा सी रणजीत सिंह ने लाहौर दे उत्ते कब्जा कर लिया सीगा। ये भी कहा जाता है कि जदों वापस जा रहा सीगा तो इहदियां तोपां जिहड़ियां सीगियां ओह रस्ते दे विच दरिया दे विच ओह अटक गईयां सीगियां। ओह तोपां कढवा के रणजीत सिंह ने इहनूं भेजियां सीगियां तो उन्हें रणजीत सिंह नूं
ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਓ ਜ਼ਮਨ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਆਫ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ। ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 24 ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 24 ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਲੜਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਜ਼ਮਨ ਸ਼ਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ। ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤਗੜੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਗਜ਼ਨੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੋ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਨ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇਹ 1801 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੋ 1801 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1810 ਤੱਕ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 1810 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 1801 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਬਿਕੇਮ ਦਾ ਕਿੰਗ ਆਫ ਆਪਣਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਜ਼ਮਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮਨ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹ ਰਿਹਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਹੀ ਸਟੇਡ ਵਿਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫॉर ਕੁਆਇਟ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1810 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਔਰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤਾ ਖਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕਿ ਜ਼ਮਨ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। Which Sikh personality has the distinction of coordinating the success of Guru Nanak up to 6th Guru? 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਿਲਕ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦੇਅਰ। ਔਰ ਸੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਫ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਲਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Which of the following statement is not true about keys affair? Keys affair ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ keys affair ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤਗਿਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇ ਵਰ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲਿੰਗ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ
ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਹੰਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੀਜ਼ ਅਫੇਅਰ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਕੀਜ਼ ਅਫੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨਾਟ ਟਰੂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਆਫ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਾਟ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਟ ਰਿਜ਼ਲਟਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਦਾ ਕੀਜ਼ ਆਫ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਟੂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਬੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਓਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਨਲੀ 3 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। Which of the following city is not situated on the National Highway 7? National Highway 7 Ode 64 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 64, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 64 ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ NH7 ਹੈ। NH7 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪਟਿਆਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਇਹ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ अपनी नॉलेज वाधा करने ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? चलिए 61st मॉक टेस्ट को देखते हैं, क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन है, एज पर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 विच कंट्री हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 5th कंसेक्यूटिव टाइम? 5वीं बार लगातार आपके हैप्पीएस्ट इंडेक्स में नंबर 1 रही है। द कंट्री नेम्ड इज फिनलैंड। ठीक है जी। चलिए, विच स्टेट हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश अ कमेटी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सीड प्रिजर्व्ड बाय द ट्राइबल फार्मर्स? ठीक है, ट्राइबल फार्मर्स के सीड को प्रिजर्व करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है। आरबीआई डिफाइंस अ माइक्रो फाइनेंस लोन एज अ कोलेटरल फ्री लोन गिवन टू द हाउस होल्ड लिविंग एंड एनुअल इनकम ऑफ नॉट लेस देन 3 लाख, जिनके 3 लाख से सालाना इनकम कम होने उन्हें कोलेटरल फ्री लोन दिए जाएंगे। According to NIRF ranking 2023, which IIT has named as the top institute of India? ये रैंकिंग इंपॉर्टेंट है क्लास, NRF की एक्टिंग जो रैंकिंग है, IIT मद्रास इसमें टॉप पे रही है, बहुत लंबे समय से टॉप पे है क्लास। सरदार ब्रैंडिमडोहा was sworn in as the president of which Central Asian country on March 19? तो तुर्कमेनिस्तान के ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। Which game does Zlatan Ibrahimovic, who recently announced his retirement, belongs to? So he belongs to football. Which country has become the first country in the world to mandate mandatory health warning to individuals on cigarette? तो ये इटली ने इसको जारी किया है। ठीक है। RBI was set up
ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज, तो इनमें से हिल्टन यंग कमीशन जो था उसकी रिकमेंडेशन पर ये रिकमेंड बनाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज द एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, तो हिमालय इसमें से फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है। माउंट फिजी, माउंट मौना लॉ ये वॉल्केनिक माउंटेन है। सियरा नेवाडा इज अ ब्लॉक माउंटेन। Which of the following, sorry, Sierra Nevada is a relicid mountain. Which of the following is known as the roof of the world? So it is known as Tibetan Plateau. Pamir is the roof of the world. Who of the following presented the objective resolution? So it was presented by Jawaharlal Nehru, 13th of December to 1946. Who was the founder of Prathna Samaj? So it was founded by Atmaram Panduranga. Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? So it was Lord Canning. ठीक है। Who among the following is known as the Martin Luther of India? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को अपनी नेशनलिज्म के लिए मार्टिन लूथर का नाम दिया गया था। ठीक है। सेशंस ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड फॉर एट लीस्ट, तो साल में कम से कम 2 बार आपको बुलाना जरूरी है। वैसे 3 सेशन होते हैं, समर सेशन, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन। When the Supreme Court issues a writ to a person to or an institution to perform its duty, it is called as मैंडमस। मैंडमस का मतलब ही होता है टू कमांड करना। ठीक है। इंडिया इज रिपब्लिक मींस, भारत में हम सेकुलर जब हम वर्ड्स पढ़ते हैं प्रियम्बल में रिपब्लिक शब्द आता है, उसका मीनिंग पूछा गया है। इसका मतलब है देयर इज नो हेरिडिटरी रूलर्स इन इंडिया। ठीक है। राजा का बेटा राजा नहीं है, जैसे इंग्लैंड में क्वीन है, जापान में राजा, उनके वंशज चल रहे हैं, वो सिस्टम भारत में नहीं है। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इट वाज BN राव। In India, a minister who is not the member of either house of parliament will cease to minister after 6 months. बिना इलेक्शन लड़े आप 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री या किसी मंत्री पद पर आ सकते हैं, लेकिन 6 महीने में आपको कहीं ना कहीं से इलेक्शन जीतना होता है या एंट्री लेनी होती है। Who recognize the political parties in India? तो पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज कौन करती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। When is the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking observed? तो ये होता है आपका जून 26 को। इसको वर्ल्ड ड्रग्स डे भी कहा जाता है, ड्रग अब्यूज डे। Which institution is set to deploy 10 million brushless direct contact motors to across the country from September? तो EESL ने इसकी बात की है। Which company is set to buy Danke's Bank IT Center in India? तो this will be buy by Infosys। ठीक है। Which country amended its election act to limit the disqualification of lawmakers to 5 years with retrospective effect? तो ये पाकिस्तान ही ऐसे काम कर सकता है, और तो कोई क्या ही करेगा। Which institution leads to Trans Asian Railway Network? तो ये आपके पास कौन फाइनेंस कर रही है? यूनाइटेड नेशंस। चलिए, दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम द जीके सेक्शन। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आता है, तो आज फिर से मैं आशीष आपके सामने हाजिर हुआ हूं और इस मॉक को हम लोग यहां पे देखेंगे। तो ये रहा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चेक करते हैं कि आपके पास क्या लिखा हुआ है। एक एक करके हम लोग सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन विच फॉर्म? तो कौन से कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में, सेमी कंटिन्यूस फॉर्म में, या फिर सेमी डिस्क्रीट? अगर मैं बात करता हूँ तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में तो सीधा चलते हुआ या फिर डिस्क्रीट, इन दोनों में से एक आंसर बनेगा। कॉन्टिन्यूस नहीं होता। यहाँ पे जो हम लोग आंसर करते हैं डिस्क्रीट फॉर्म में, इसका आंसर यहाँ पे बनता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर इसका बनेगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करता हूं, व्हाट इज द नेम गिव टू द स्किल्ड एंड ट्रेन्ड प्रोफेशनल हु डायरेक्ट ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटाबेस? आपसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस की हैंडलिंग की बात अगर की जाए तो उसमें वो जो हैंडल करने वाला पर्सन होता है उसे क्या बोला जाता है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम मैनेजर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या फिर डेटाबेस मैनेजर। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि साफ तौर पर किसकी बात करी गई है? डेटाबेस की यहाँ पे बात करी गई है। तो होपफुली ये बात आपको क्लियर है कि यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इसका करेक्ट आंसर जो है बनेगा। तो होपफुली बात आप सभी को यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि डेटा को मैनेज करने की बात ही वो कर रहा है। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ, विच ऑफ दीज प्रोग्राम इज अ स्प्रेडशीट एडिटर? स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है आपके पास? MS एक्सेल। जब भी MS एक्सेल आ जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी, बाकी तो कुछ आपको करना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा MS एक्सेल। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड इन द IEEE 802.3 स्पेसिफिकेशन? ये IEEE क्या है आपके पास? ये स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे ISI मार्क होता है उसी तरीके में ये स्टैंडर्ड होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ब्लूटूथ, ईथरनेट, वाईफाई मैक्स या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। ईथरनेट के लिए आप लोग ईथरनेट केबल के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम इन द मोस्ट अफेक्टेड बाय द ESD प्रॉब्लम। ESD मतलब आपके पास एक्सपेंशन बोर्ड के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, मदरबोर्ड, एक्सपेंशन बोर्ड, पावर सप्लाई। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, एक्सपेंशन बोर्ड के लिए आप लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम गिवन टू द टेक्निक ऑफ द कनेक्टिंग कंप्यूटर्स, नोड टोपोलॉजी, आर्किटेक्चर या फिर रिंग। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक सीक्वेंस की टेक्निक की बात करता हूं तो वो टोपोलॉजी के साथ सारी की सारी चीजें जो हैं एक ले में यहाँ पे क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज की इज यूज्ड टू व्यू द स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में स्लाइड शो अगर आपको चलाना है तो शॉर्टकट की क्या होता है, F11, F6, F8 या फिर F5। तो आंसर बात करता हूं डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर बनेगा, ठीक है, F5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल हाउ योर कंप्यूटर सिस्टम रन एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। कंपाइलर, कंप्यूटर, ऑफिस या फिर इंटरप्रेटर। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, ए ऑप्शन, कंपाइलर, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करता हूं, CPU कैन एसेस डैश मेमोरी डायरेक्टली, किससे करता है, मेन मेमोरी से, एक्सटर्नल, सेकेंडरी या फिर ऑल ऑफ दीज। अगर बात करी जाए तो CPU जो है मेन मेमोरी से यहाँ पे डेटा को क्या करता है, डायरेक्टली एक्सेस करता है, किसी और से नहीं करता है, ठीक है जी। चलिए, तो होपफुली यहाँ तक आपको सारी की सारी बातें क्लियर हुई होंगी। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता है, तो मैं आशीष आज आपके सामने फिर से यहाँ पे मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सबसे पहले मॉक टेस्ट। अगर मैं बात करता हूँ तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं क्या बोला है, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ओवरटेक द आवर हैंड एट द इंटरवल ऑफ 30 मिनट ऑफ द करेक्ट टाइम, हाउ मच अ डे डज द क्लॉक गेन और लॉस। देखो एक फॉर्मूला है 720 अपॉन में 11, और जितना लॉस या गेन हुआ हो वो यहाँ पे लिख दो। और एक दिन में कितने आपके पास 24 घंटे होते हैं और कितना से हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, डिवाइडेड बाय 30 से कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे काटता हूँ तो आपके पास 2 आ जाता है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं 48 आ जाता है, और यहाँ पे करते हैं तो 330, 720 माइनस ऑफ 330 डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे 11। अब इसे माइनस करते हैं तो कितना आता है, 300, यहाँ से 0 से 0 0, और 12 में से 9, और यहाँ पे 6 में से 3, 390 अपॉन 11 इंटू में 48। देखो बेटा अगर पूरा सॉल्व करोगे तो ए ऑप्शन जो है आपका आंसर यहाँ पे एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब क्या है, अ बाउल ऑफ स्वीट वाज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, एक टेबल के ऊपर रखा गया है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 ब्रदर, जो कि 3 ब्रदर्स में बांटना है, राजन, सेजल एंड करण। राजन अराइव फर्स्ट, राजन सबसे पहले आता है, एंड एट व्हाट ही थॉट वाज हिज शेयर एंड स्वीट एंड लेफ्ट। मतलब सोचता कि मैं पहले आ गया हूँ तो मैंने अपना हिस्सा ले लिया और बाकी मैंने छोड़ दिए। फिर उसका छोटा भाई आता सेजल, वो भी यही सेम बात सोचता कि मैं पहले आ गया, मैं अपना हिस्सा लेता हूँ, बाकी के लिए छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद करण आता है, करण भी यही सोचता है कि मैं अपना हिस्सा ले लेता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ। एंड में बोला गया कि 16 स्वीट वर लेफ्ट, अगर 16 बच गए तो इनिशियली बताइए कितने थे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे ये बोला गया है, तो एज्यूम करते हैं, लेट हम लोग करते हैं कि x थे, तो अगर तीनों आए थे तो उन्होंने तीनों में इतना इतना लिया होगा, हम लेट करते हैं तो कितना आ गया, 27x, ठीक है। अब सबसे पहले कौन आया था, राजन आया था। अगर राजन आया था तो राजन ने अपना हिस्सा इतना में ले लिया और इतने में से लिया। तो अगर मैं बात करता हूँ तो 9 3 27, ठीक है ना। तो आपके पास उसने 9 ले लिया, ठीक है, बच कितना गया, 18। फिर उसके बाद आपके पास आया कौन, यहाँ पे राजन के बाद आया आपके पास सेजल। अगर सेजल की अगर मैं बात करता हूँ तो 1/3 इंटू में आपके पास कितना 18 बचा था, तो 18, तो 6 3 18, तो 6x तो आप उसने ले लिया, बच गया, बाकी बचा कितना 12x। तो सिमिलरली आपके पास सेजल के बाद कौन आया, करण, और करण ने कितना लिया 1/3 इंटू में 12x। तो यहाँ पे कितना बच गया 4x, 4x तो उसने ले लिया, बाकी बच कितना गया आपके पास 8। अगर हम आपके पास 8 यहाँ पे बचा है तो इनिशियली वैल्यू कितनी थी, आप बचे कितने थे 16। तो x इज इक्वल टू 2, अगर x की वैल्यू 2 थी तो आपके पास यहाँ पे नंबर क्या था 27। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ
27 इंटू में 2 इज इक्वल टू 54। तो 54 इज योर फाइनल आंसर। होपफुली बात आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन में क्या है, ऑल नीडल आर थ्रेड। सारे के सारे नीडल क्या हैं बेटा, थ्रेड हैं। सारे के सारे नीडल क्या हैं, थ्रेड हैं। एंड ऑल थ्रेड आर बॉक्सेस। सारे के सारे थ्रेड क्या हैं, बॉक्सेस हैं। एंड ऑल ट्री आर बॉक्सेस। ऑल ट्री, सारे के सारे ट्री क्या हैं, बॉक्सेस हैं। कंक्लूजन है नो ट्री इज, नो नीडल इज ट्री। पूरे के पूरे नीडल क्या है, ट्री नहीं है। कोई रिलेशन नहीं है बेटा, गलत है। सम ट्री आर थ्रेड, सम ट्री आर थ्रेड, कोई रिलेशन नहीं है बेटा, गलत। एंड सम बॉक्सेस आर नीडल, सम बॉक्सेस आर नीडल, बिल्कुल सही है। एंड सम ट्री आर नीडल, सम ट्री आर नीडल, कोई रिलेशन नहीं है। तो थर्ड तो फॉलो कर ही रहा है, थर्ड तो है ही फॉलो कर रहा। अब एक बार आइदर केस भी चेक कर लेते हैं। ओनली आइदर 1 और 4 एंड 3 फॉलो। 3 तो कर रहा है, 1 और 4 ट्री नीडल ट्री, नीडल ट्री, सम नो का पेयर, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। चलिए होपफुली बात क्लियर है ना, डन। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है, ए प्लस बी। प्लस का मीनिंग आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है वो समझते हैं। प्लस का मीनिंग है आपके पास माइनस, एंड माइनस का मीनिंग है मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई का मीनिंग आपके पास यहाँ पे है डिवाइड, और डिवाइड का मीनिंग है प्लस। अक्सर मैं इन क्वेश्चन में बताता हूँ कि स्टार्टिंग से नहीं आखिर से यहाँ पे ट्राई किया करें। तो सी ऑप्शन उठाते हैं। सी 6 प्लस, प्लस का मीनिंग सीधा है माइनस, माइनस का मीनिंग है मल्टीप्लाई बाई 2, और मल्टीप्लाई का मीनिंग है डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइड का मीनिंग है प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अगर यहाँ पे इसे मैं काटता हूँ कितना आता है 1, ठीक है। तो आगे 1 आया तो 4 इंटू 1 कितना आया 4, तो 6 माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सबसे पहले 6 और 1 7 माइनस ऑफ 4, तो कितना आएगा 3 इज इक्वल टू 3। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके क्या पूछा गया है, सारी वैल्यू गिवन है। इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है। सबसे पहले आई इंडियन साइंटिस्ट है, एस जो है आपके पास साइंटिस्ट है, एंड पी जो है वो पॉलिटिशियन है। द रीजन विच रिप्रेजेंट नॉन इंडियन साइंटिस्ट इन नॉन इंडियन, ये इंडियन है भाई, इसके अलावा जो बच गया नॉन इंडियन साइंटिस्ट हु आर पॉलिटिशियन, तो वो एक ही बचता है, वो है एफ, मतलब बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। हाउ मेनी ओड डेज आर इन 527 डेज, 527 दिनों में डिवाइड बाई 7 कर दो बेटा। तो अगर 7 से करते हो तो 7 जार 49, लो जी 49, 12 में से 9 गए, बचे 3 और 37, तो यहाँ पे 5 35, बच कितना गया 2, तो जो रिमाइंडर होता है वही ओड डे होता है, तो आंसर आ गया बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास क्या है, जॉर्ज इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट। एक रो है जिसमें कि जॉर्ज की वैल्यू कितनी है, 5th है, ठीक है। एंड पीटर इज 12th फ्रॉम द राइट, और पीटर जो है वो 12th फ्रॉम द राइट है। देन आगे आपके पास क्या है, इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन इफ पीटर शिफ्ट बाई 3 प्लेस टुवर्ड जॉर्ज, 1 2 3, 12, अगर ये 12 था लास्ट से, 13 14 और 15। अब यहाँ पे पीटर कितने पे हो गया, 15 फ्रॉम द लास्ट, मतलब राइट साइड से। देन आगे आपके पास क्या है, ही बिकम 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब नाउ पीटर क्या आपके पास आगे क्या था, इफ द पीटर शिफ्ट बाई 3 प्लेस जॉर्ज ही बिकम 10th फ्रॉम द, और यही क्या है लेफ्ट हैंड से कितना हो गया 10th। अब पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल में कुछ नहीं करना था, टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1। अगर एक बंदे की लेफ्ट से पता है, राइट से पता है, -1 कर दो, टोटल कितना आ जाएगा 24, यही आपको बताना होता है। तो आंसर इज आपके पास डी ऑप्शन। होपफुली बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, अगला है ए सेड टू बी। ए बंदा जो है बी को बोलता है दैट बी इज मदर, कि जो बी की मदर है वॉज द मदर इन लॉ ऑफ एज मदर, मतलब ए की जो मदर है, ठीक है, उसने क्या कहा, जो ए की जो मदर है। अब आगे बोला क्या है, इस चीज को जरा मैं देख लेता हूँ कि जो ए की जो मदर है, आगे बी की जो मदर है, बी की जो मदर है वो ए की मदर की क्या है, सास है। ए की मदर की क्या है आपके पास, सास है। इसे ऐसे नहीं ऐसे बनाइए, थोड़ा और अच्छा बन जाएगा। बी अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, अगर बी मैं यहाँ पे ले लूँ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ ए सेड टू बी, ए बंदा जो है बी को बोलता है बीज मदर, की बी की जो मदर है वॉज द मदर इन लॉ ऑफ ए की मदर, ए की मदर, ठीक है ना। बी की जो मदर है वो ए की मदर की क्या है, सास है। अब पूछा है हाउ इज ए
इज मदर, ए की मदर जो है रिलेटेड टू बी की मदर, तो इसकी क्या लगी, बहू लगी, डॉटर इन लॉ लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम फेसिंग टुवर्ड साउथ, मैं साउथ की तरफ यहाँ पे फेस करके खड़ा हूँ। आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर, मैंने राइट लिया, 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। देन आई टर्न राइट एंड वॉक 10, अगर मैं राइट चलता हूँ 10 लिया। देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10, लेफ्ट लिया और कितना चला, 10 चला। एंड देन टर्न राइट एंड वॉक 20। देन आई टर्न राइट वॉक एंड 60, 10 और 20 30, तो यहाँ पे 60 चला गया। और अब पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन आई एम फेसिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से खड़े होकर देखता हूँ नॉर्थ और यहाँ पे ईस्ट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डायरेक्शन आई है वो कौन सी आई है, बी ऑप्शन, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास देयर आर, इसमें ऑड वन आउट निकालना है, एग्जाइटी, वरी, इनहेबिटेशन या फिर कर्टसी। कर्टसी जो है बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है, कर्टसी क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग यहाँ पे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ आपके पास, तो PALE, आपके पास LEAP, पहले देख लेते हैं क्या है, ये और ये। अगर है POSH, स्टार्टिंग का यहाँ पे चला जाएगा P, फर्स्ट में कौन आएगा, S, फिर क्या आएगा A और H, SHOP, शॉप, सी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास है 10, 100, 200 और 310। इसमें देखते हैं कितने का गैप है, 90 का। इसमें देखते हैं 100 का, इसमें देखते हैं 110 का। ठीक है ना, तो अब आपके पास अगर यहाँ पे मैं गैप देखता हूँ, आगे कितना आएगा, 120 का गैप आएगा। अगर 120 का तो 2 और 1 3 और 430 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, होपफुली यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, द एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 25.8 kg. When a new student join them, the average weight is increased by 3.9 kg. Then find the approximate of the new student. तो जो न्यू स्टूडेंट है उसका वेट कैलकुलेट करना। देखो, अगर नए स्टूडेंट के ऐड करने से कोई फर्क ना पड़ता एवरेज पे, तो उसका एवरेज एटलीस्ट 25.8 तो होने ही वाला था, बट उसका एवरेज इंक्रीज हुआ है कितने से, 3.9 से। और ये एवरेज सभी के सभी 6 बच्चों में इक्वल डिवाइड होगा। तो 25.8 प्लस 6 इंटू 3.9 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो मल्टीप्लाई करें, 9 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 इंटू 6 54, कैरी 5 हो जाएगा। 18 प्लस 5 23, 2 8 2, 5 प्लस 3 8 9, 59, 2 प्लस 2 4, तो 49.2 तो हमसे अप्रोक्स पूछा गया था, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फादर इज 3 times मोर देन हिज सन। अगर यहां से फादर और एज की सन का रेशियो बनाते हैं, अगर फादर एक्स, सन की एज एक्स है, तो फादर की एज उससे 3 गुना ज्यादा, मतलब कितनी है, 4x है। ठीक है, आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, देखो x प्लस 8, और ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 8। आफ्टर 8 years ही वुड बी 2.5 times ऑफ मोहित एज। ठीक है, 2.5 मतलब 5/2, तो 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। तो देखो कितना आ गया, 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 5x प्लस 40। x को एक साइड करते हैं तो 3x की वैल्यू क्या आ गई, 24 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 8 आ गई। ठीक है, तो अगर मोहित की एज 8 years है, तो उसके फादर की कितनी है, उससे 4 times मतलब 32 years है। आफ्टर फर्दर 8 years मतलब अगले 8 साल बाद, तो इसमें अगर हम प्लस 16 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24, और इसमें अगर हम प्लस 16 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48। हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी मोहित से, तो मोहित की एज से कितना होगा, देखो साफ नजर आ रहा है कितना है, 2 times है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें,
व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर वाज इंक्रीज बाय 20%, देखो अगर किसी आर्टिकल का प्राइस 100 था, अगर इसको आप 20% इंक्रीज कर दोगे तो ये प्राइस कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है। If family reduce its consumption in such a way that the expenditure on sugar is only increased by 15%, बट फैमिली क्या करती है, अब 20% नहीं, फैमिली अपना एक्सपेंडिचर सिर्फ 5% से इंक्रीज करती है, तो फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया, 115 हो गया। बट आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी, 120, तो मतलब उसको 5 रुपीज का कंजम्पशन कम होगा ओवर 120, तो मतलब 1/24। अगर उनका एक्चुअल कंजम्पशन 24 है तो अब 24 के रिस्पेक्ट में 1 kg क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। इफ 20 kg, चलो बाय यहाँ पे 24 ही दे रखा है, इफ 24 kg वर कंज्यूम पर मंथ बिफोर द इंक्रीज इन प्राइस, फाइंड द न्यू कंजम्पशन, तो 1 kg कम होगा, 24 से 1 kg कम करेंगे तो 23 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला गया, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम। ठीक है। अगर फर्स्ट आर्टिकल का प्राइस 100 है तो हम कहते हैं कि चलो सेकंड का प्राइस भी कितना होगा, 100 होगा। वन इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर इसके ऊपर 15% प्रॉफिट मतलब 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ, एंड द अदर इज सोल्ड 1500 मोर देन द फर्स्ट, तो पहले से 1500 रुपए ज्यादा में सेल किया गया। ठीक है। इफ द नेट प्रॉफिट इज 30%, मतलब दोनों के ऊपर जो उसको प्रॉफिट हुआ वो 30% का प्रॉफिट हुआ। 30% मतलब 60 का प्रॉफिट, देखो यहाँ 15 का हुआ है तो मतलब यहाँ प्रॉफिट कितने का था, 45 का था। यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ, 45 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। अब देखो 15 से 45 मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, 30 का डिफरेंस आ रहा है, और ये 30 का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, 1500 था। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 50। तो उसने पूछा था आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इंटू 50 कर दो, तो 5000 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, अनुराधा बाइज राइस एट 10 रुपीज पर kg एंड सेल इट ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 40%, हाउएवर हर 40 बैलेंस शोज 1000 ग्राम व्हेन इट इज एक्चुअली 800 ग्राम। देखो मतलब 20% का तो उसने वेट में खपला किया, 20% मतलब 1/5। देखो जब अगर मैं यहां से सीपी और एसपी का रेशियो बनाता हूं और 40% उसने जनरल प्रॉफिट लिया था, मतलब 2/5, तो 5 अगर सीपी है तो 2 का प्रॉफिट लेगा तो 7 हो जाएगा, और यहां से 5 और 5 के ऊपर उसने 1 लेस किया है तो मतलब उसका सीपी क्या रहा होगा, 4 रहा होगा, तो इससे ये कैंसिल, 3/7 सॉरी 4/7 4/7। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 का, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, और 3/4 मतलब 75%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि इन्वेस्टेड 18,000 इन स्कीम ए विच ऑफर्स 15% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट एंड 15,000 in scheme B which offers 18% per annum at compound interest. Find the difference between the interest earned from these two schemes after 2 years. ठीक है, देखो अब वो क्या कह रहे हैं, रवि इन्वेस्टेड 18,000 इन स्कीम ए एट 15% पर एनम। ठीक है, टाइम कितना है, 2 ईयर। 15 इंटू 2 मतलब यहां से कितना मिलेगा, 30%। फाइंड द डिफरेंस। ठीक है, देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला उसको, 30% मिला। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है, 18% फॉर 2 ईयर, तो ये कितना बनता है, 18 इंटू 36, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, मतलब 9.24% का क्या होगा, डिफरेंस होगा आपका। क्योंकि देखो टोटल कितना बनता है, 39.24% बनता है अगर हम 18% कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं 2 ईयर के लिए। ठीक है, और अब अगर हम एक चीज यहां से देखें, देखो ये कितने के ऊपर लगा था, 15,000 के ऊपर लगा था, और सिंपल इंटरेस्ट कितने के ऊपर लगा है आपका, 18,000 के ऊपर लगा है। ठीक है, 18,000 का 30%, इससे कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 30%। ठीक है, तो हम 5400 हो जाएगा ना, अगर 30% 1% की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 5400 रुपीज। ठीक है, 5400 रुपीज यहां से हो गया। अब 15,000
अब इसके ऊपर आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 18%। अगर मैं इसका 18% कैलकुलेट करता हूँ, देखो 15,000 का 18% कैलकुलेट करना है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी। 15 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 कितना हो जाएगा, ये पहले 180 फिर 90 मतलब 270, ठीक है। तो 2700 और 2700, 5400 तो आएगा आपका। अब जो आपका डिफरेंस है वो 27 का भी 18% है, 2700 का 18% है। अपन 8 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले कितना हो जाएगा, 540 माइनस 54, तो 486 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 486। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 men and 6 women can complete a work in 8 days. 4 men and 6 women in 8 days and 3 men and 7 women in 10 days. 2 से डिवाइड करेंगे 4 और इसको 5 पे डिवाइड करेगा, तो ये हो गया आपका 16 मैन प्लस 24 वुमेन इज इक्वल टू 15 मैन प्लस 35 वुमेन। मैन को एक साइड करते हैं, मैन को एक साइड करते हैं तो 16 माइनस 15 1 मैन इज इक्वल टू 11 वुमेन। तो यहाँ से मैन और वुमेन का अगर रेशो लेंगे तो 11:1 होगा। कितना होगा, 11:1 होगा। अब उसने पूछा है इन हाउ मेनी डेज 20 वुमेन कंप्लीटेड। 20 वुमेन कितने डेज में करेंगे, देखो तो हम इन दोनों में से पहले ही वाला उठा लेते हैं। मैन की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 × 11 प्लस 6 × 1, ये कितने डेज में करते थे, ये 8 डेज में करते थे। तो पूछा गया कि 20 वुमेन कितने डेज में करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 50 × 8 इज इक्वल टू 20 × d। 0 से 0 कैंसिल, तो इसको डिवाइड करेंगे 5 × 4, 20 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। 28 मैन किसी वर्क को 15 डेज में कंप्लीट करते हैं and 15 women can complete the same piece of work in 24 days. What is the respective ratio between the amount of the work done by 30 men in one day and the 18 women in one day? तो यहां से पहले मैन और वुमेन के एफिशिएंसी का रेशियो कैलकुलेट करते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 6 पे करेगा, 4 से डिवाइड पे करेंगे 7 पे करेगा। तो यहां से मैन और वुमेन के एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 6:7, ठीक है। अब उसने पूछा कि 30 मैन, तो 30 × 6, 18 वुमेन 18 × 7। देखो ये इसको 3 पे डिवाइड करेगा, 3 इसको 10 पे डिवाइड करेगा, तो 10:7 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। और 10:7 हमारा ऑप्शन ए है। आई होप क्लियर होगा ये भी सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं, मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहन इन हिंदी and English are in the ratio 4:5। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश मतलब अगर ये 4x है तो ये कितना होगा, 5x होगा। While ratio of marks obtained by Mohan in math and science, मैथ एंड साइंस ये 5y और ये 6y हो गए, क्योंकि दो अलग अलग रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। He scored 36 marks more in science than in English। तो वो कह रहा है कि 6y minus 5x is equal to 36 and 32 more marks in maths, 5y minus 4x is equal to 32। ये 5x होगा यहाँ पे, ठीक है। ये उसने इक्वेशन दी है और अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहन इन हिंदी एंड साइंस। हिंदी और साइंस का उसने रेशियो पूछा है। चलिए देखो, सबसे पहले तो अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए ऊपर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 24y माइनस 20x इज इक्वल टू 144। 36 × 4 क्या होता है, 144। ये हो जाएगा आपका 25y माइनस 20x इज इक्वल टू 180।
ठीक है, अब साइन चेंज हो जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू, देखो 180 में से अगर 144 माइनस करोगे तो माइनस 36 आता है, इससे कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 36 आ गई। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी ये 160 होगा, हमें 36 को नहीं 32 को मल्टीप्लाई करना था, ये आपका ये नंबर भी चेंज हो जाएगा, उसके बाद ये 160 होगा आपका, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 16 आ गई। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, ठीक है 5 इंटू 16 माइनस 4x इज इक्वल टू 32, ये इधर आ जाएगा, तो 4x की वैल्यू क्या हो गई 80 माइनस 32 मतलब 48, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 12। अब उसने पूछा था हिंदी में कितने थे 4x थे, तो मतलब 4 इंटू 12, ठीक है, और उसके बाद साइंस में कितने थे 6 इंटू 6 थे, ये 48 बनता है, ये 96, तो 1:2, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्चित एंड सैंडी एंटर इन इनटू ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो 2:3, 2:3 में इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया, एंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड फॉर विच दे इन्वेस्ट इन 4:5 इंटू 4 और इंटू 5 रिस्पेक्टिवली, इफ प्रॉफिट अर्न बाय सैंडी इज 420 मोर, देखो इसको 8 रुपए मिले, इसको 7 रुपए मिले, मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या है 420 है। अर्चित फाइंड टोटल प्रॉफिट मतलब 15, देखो 420 प्लस इसका हाफ कर देंगे मतलब 15 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 8 + 7 15, एक सेकेंड, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ 15 बनेगा ना, उसने डिफरेंस हमसे पूछा था, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन, ये कितना है 8 और ये 8 इंटू 3 15 है, तो हमने वहाँ डायरेक्ट डिफरेंस लिख दिया था, तो 7 यूनिट की वैल्यू 420 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी इंटू 23, क्योंकि टोटल प्रॉफिट 23 था, तो 1380 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C start a business with a total investment of 7,20,000. A invest 6,000 more than B and B invest 3,000 less than C. देखो 3 लोग हैं A, B, C, अगर C ने X रुपए लगाए हैं मान लो, तो B ने इससे 30,000 रुपए कम लगाए हैं, मतलब X माइनस 30,000। A ने इससे 60,000 रुपए लगाए हैं, मतलब इस अमाउंट में अगर मैं 60,000 और ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये x + 30,000 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है 7,20,000 के ऊपर। देखो अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7,20,000, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 2,40,000, ठीक है। अब देखो इसने अगर मैं C की बात करूं तो C ने कितने लगाए थे 2,40,000, क्या लिख लेते हैं A, B और C, इसने कितने लगाए थे 2,40,000, तो इसने लगाए होंगे आपके 30,000 कम 2,10,000, और इसने लगाए 60,000 ज़्यादा मतलब 2,70,000, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, 3 से डिवाइड करेंगे 9, 7 और 8 के रेशो में पैसा लगाया गया था, ठीक है, रेशो क्या आ गया 9, 7 और 8 का रेशो आ गया। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज 86,400 देन फाइंड द शेयर ऑफ बी, तो बी का शेयर कितना था 7, ठीक है। देखो अगर मैं सबको ऐड करता हूँ 8 + 7 15, 15 + 9 24 इंटू 86400, सबसे पहले सिंपली 8 से डिवाइड करो 3, तो 108 पे डिवाइड करेगा, ये इसको 36 पे डिवाइड करेगा 3600, तो लास्ट में 00, 7 इंटू 6 42, 24 + 1 25, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द रेट ऑफ स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ ए एंड बी इज 2:3, स्पीड का रेशियो क्या है 2:3 है, ठीक है जी, एंड देयरफॉर ए टेक्स 20 मिनट्स मोर
अगर स्पीड का रेशियो 2:3 है तो टाइम का रेशियो मतलब 3:2। तो देखो 1 यूनिट का डिफरेंस 20 है, तो ए को ये ए है और ये बी है आपका, तो ए को अगर 60 मिनट लगेंगे तो बी को कितने मिनट लगेंगे, 40 मिनट लगेंगे। टू रीच ए पर्टिकुलर डेस्टिनेशन इफ ए हैड वॉक एट डबल द स्पीड हाउ लॉन्ग वुड, देखो अगर ए अपनी डबल स्पीड कर देता है तो टाइम कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 30 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि नॉर्मल स्पीड से अगर वो 60 मिनट में जा रहा है तो स्पीड डबल कर देगा तो टाइम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सॉरी टाइम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ए ट्रेन रनिंग एट 25 किलोमीटर पर आवर टेक 18 सेकेंड टू पास ए प्लेटफॉर्म। ट्रेन की लेंथ कितनी है हमारे पास नहीं पता, ठीक है, एंड इट टेक्स 25 सेकेंड टू पास ए मैन। चलो अब ट्रेन की लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन उसने बोला है, ठीक है, तो 30 अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है इंटू 5/18 इंटू 12, 6 से डिवाइड करेंगे 2 और 3 से डिवाइड करेंगे 10, मतलब जो ट्रेन की लेंथ है वो आपके पास 100 मीटर है। ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ और ये 25 की स्पीड से 18 सेकंड में क्रॉस करते हैं, तो 18 से 18 कैंसिल, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या आ गई, 25 आ गई। तो उसने पूछा क्या था, द लेंथ ऑफ ट्रेन इज हाउ मच मोर देन द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो ये 100 है, ये 25 है, तो कितना ज्यादा है, 75 ज्यादा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन था हमारा ये। आई होप ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होंगे। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा। Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. So guys, let us come to the mock part of it. Mock पे क्या क्या है, let me check it out. सबसे पहले आपके पास आता है ये, you are given like opposite meaning निकालना है आपको। After a day's toil, he was feeling fatigue. एक दिन के toil मतलब हार्ड वर्क के बाद वो fatigue फील कर रहा था। fatigue का मतलब क्या हुआ, थका हुआ फील कर रहा था। तो थका हुआ का मतलब हो गया कि ही वॉज टू टायर्ड। उसको ऑपोजिट निकालना है, मतलब एनर्जेटिक या एनर्जी रिलेटेड। दोज इन डिस्ट्रेस शुड नॉट बी लाफ्ड एट बिकॉज दे डिजर्व आवर सिंपैथी। जो डिस्ट्रेस में उन पे हंसना नहीं चाहिए बिकॉज वो हमारी सिंपैथी डिजर्व करते हैं। ट्रबल, प्रॉस्पेरिटी, एफ्लुएंस, एडवर्सिटी। डिस्ट्रेस मतलब जो बंदे दुविधा में हैं, तो उसका ऑपोजिट हो गया खुशहाल यानी प्रॉस्पेरिटी। यहां पर आपको एरर्स निकालने हैं। आई हैव रेड मेनी प्लेज ऑफ शॉ हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ आवर एज। तो वो जो हु लगा है वो शॉ के लिए लगा है, तो वी कैन से यहां पर शॉ, ऑस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। मोर ओवर ऑफ लगा है तो वो पोजेशन ही तो डिटरमिन करने के लिए लगा है। तो आंसर 2 में यानी 2 में एरर है। आई नो ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश। पॉइंट ये है कि आपके पास इज हैविंग है, इसका मतलब खाना पीना हो गया। इट शुड बी ही हैज अ लॉट ऑफ बुक्स on how to improve English, followed by all that is human must revert if it does not advance. ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट आया आपके पास, आपने इसको पढ़ना है। अकॉर्डिंगली आपने ये देखना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है क्या उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी तरीके से। रिप्लेस करने में आपने क्या देखना है, ऑल दैट इज ह्यूमन मस्ट रिवर्ट इफ इट डज नॉट एडवांस। रेट्रोग्रेड विड बी द करेक्ट आंसर, मस्ट रेट्रोग्रेड। Rahul has lived in Delhi for 3 years when his parents came there. पहली बात तो his parents came है जो कि past चल रहा है, तो past वाला past में ही जाएगा तो had been हो जाएगा। Moreover आगे for भी दिया है जो कि time डिपेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए चाहिए ही आपको had been। PQRS बीच के 4 पार्ट्स हैं। 1 से 6 आपके सेंटेंस फिक्स दिए होते हैं। सेंटेंस 6 आपको अरेंज करने हैं। The coming of computers sparked the need for remotely operated controls. अब इसके बाद आपने क्या लगाना है, ये लग रहे हैं। एक तो R से स्टार्ट हो रहा है, When you press the button the remote control, तो कहता है पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि P तो नहीं आ रहा R से पहले, क्योंकि एक ऑप्शन में P भी तो आगे आ रहा है। तो अगर मैं बोलूं इट इज द सिलिकॉन चिप दैट इज एट द हार्ट ऑफ द रिमोट, हाँ ऑफ कोर्स हार्ट की बात हो रही है, सबसे पहले उसकी बात करेगा। रिमोटली ऑपरेटेड कंट्रोल्स की बात कर रहा है, ठीक है। अभी वो सिलिकॉन चिप की बात कर रहा है। फिर उसके बाद वो क्या बोलता है, तो कहता अगर आप बटन प्रेस करते रिमोट कंट्रोल पे, द चिप, ये कौन सी चिप है, वही सिलिकॉन चिप की बात हो रही है। तो सिलिकॉन चिप की चेन बनी उस चिप के साथ, पी के बाद आर लगाइए, होपफुली आंसर आपका सी आएगा।
क्यों चेक करते हैं उसके बाद? ये इंफ्रारेड बीम करता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी है। ये बीम जो है कोडेड सिग्नल को कैरी करती है और कोड बेस्ड होता है बाइनरी डिजिट्स पे। ये पूरा ऐसे आपका आंसर बन गया। अगला, आपके पास पैसेज आया, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो क्या बोलता है? प्लेसबो लिटरली मींस आई शैल प्लीज। प्लेसबोज आर इनर्ट सब्सटेंसेस जो दिए जाते हैं वॉलंटियर्स को एक स्टडी में, जब अदर वॉलंटियर जो है वो किसी एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स के साथ कर रहे होते हैं, जिसका इफेक्ट जो है वो टेस्ट किया जाता है बाय मेजरिंग द डिफरेंस इन रिस्पॉन्स टू द पावरलेस प्लेसबो एंड टू द ड्रग। वो जो पावरलेस प्लेसबो है उसका और जो ड्रग का। एक ग्रुप है वॉलंटियर्स का जिन्होंने जस्ट अपना वो विजडम टीथ एक्सट्रैक्ट कराया था, उनको मॉर्फिन दिया गया था ताकि उनका पेन कम हो सके, एलिविएट कम हो सके। बाकी ने सिर्फ एक प्लेसबो जो है वो मॉर्फिन बोल कर एक तरह से सर्व करा दिया। जितने भी प्लेसबो के रेसिपिएंट्स हैं उन्होंने कहा ड्रामेटिक रिलीफ मिला प्लेन। लेकिन जब एक ड्रग जो ब्लॉक करता है इफेक्ट ऑफ एंडोर्फिन वाज गिवन देम, द पेन रिटर्न्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली। टेस्ट से कंफर्म हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, जब पेशेंट बिलीव करता है उसको एक पेन रिलीवर दिया गया है तो ब्रेन रिलीज करता है केमिकल, वो दिखाने के लिए कि इससे तेरा दर्द छुप गया है। प्लेसबो इफेक्ट एक एक्ट ऑफ फेथ है, सिर्फ फेथ से आती है। बहुत रीसेंट स्टडीज डिटर्मिन भी कर चुकी हैं कि प्लेसबो इफेक्ट ज्यादा पावरफुल है जो प्रीवियसली इमेजिन किया गया है। सो जो बिलीव करते हो और पटेंट करते हैं आप, वो आपको एक्चुअली पास करने के लिए आएगा। पेक्यूलियर क्या है वॉलंटियर्स के रिस्पॉन्स के बारे में? ड्रग्स जो कंजम्पशन के लिए उन्होंने रिलीफ लिया आफ्टर मेडिसिन, आफ्टर टेकिंग देम दे फाउंड पेन, द पेन रिटर्न्ड, या दे हैड फेथ इन बोथ द प्लेसबोज एंड ऑफ कोर्स उनका पेन खत्म हो गया था। राइटर क्या प्रूव करता है? माइंड रियलाइज करता है जो वो बिलीव करता है, केमिकल तो सेक्रीट करता नहीं है, माइंड बॉडी को नहीं कर सकता या बॉडी डिसीव करती है माइंड को। साफ पता लगता है जो आप सोचेंगे वही होगा। तो ये भी गए, आपके पास आंसर आया ए। व्हाट हैज द एक्सपेरिमेंट कंफर्म? एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म किया है इफेक्टिवनेस ऑफ प्लेसबोस, यूजेस ऑफ मॉर्फिन, इफेक्ट्स ऑफ एंडोर्फिन या पावर ऑफ फेथ। देखो प्लेसबोस की बात कर रहा है और फेथ की। अल्टीमेटली मैसेज तो हमारे पास ये आया है ना कि प्लेसबोस जो है एक जरिया है समझाने का कि जो आपका माइंड सोचता है वो एक्चुअली में ट्रू होता है। द पावर ऑफ फेथ। टू हुम आर प्लेसबोस एडमिनिस्टर्ड? किसको प्लेसबो एडमिनिस्टर किए गए हैं? जिनको पेशेंट्स को पेन था, कुछ वॉलंटियर्स जो पेन में थे, के गुड हेल्थ वाले, या सारे वॉलंटियर्स जो पेन में थे? सर उनको दिया हुआ था जिन्होंने वॉलंटियर बेसिकली जो पेन में थे। Why are placebos administered? To measure patient's response to experimental drugs? नहीं, एक्सपेरिमेंटल तो अलग थे। उनका प्लेसबो में यस, एंडोर्फिन नहीं, प्रेयर्स नहीं, आंसर प्लेसबो के तौर पे, ताकि इसका इफेक्ट क्या रहे। यस, यू गॉट इट। दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू एंजॉयड इट। वी शैल बी टेकिंग दिस फर्दर। थैंक यू।